हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। और आज का टॉपिक है जातिगत जनगणना एक अवलोकन। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सेंटर से जो है कास्ट बेस्ड सेंसस की बात करी गई थी, डिमांड करी गई थी कि बिहार में या अब जो 2021 में जो जनगणना होने वाली थी, आने वाले समय में जो होने वाली है, उसमें जो है कास्ट सेंसस को भी शामिल किया जाए। तो क्या यह इसका बैक भी किया गया, इसको सपोर्ट किया गया आरजेडी के द्वारा, जो लालू यादव जी की पार्टी है, और विभिन्न पार्टियां जो हैं स्टेट में, सबके द्वारा जो है इसका सपोर्ट किया गया, लेकिन सेंटर इसे नकारते आ रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या यह जस्ट एक मेरली पॉलिटिकल डिमांड है, और या ये लोग जो कास्ट सेंसस डेटा की डिमांड कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि जो बैक जातियां हैं, जो पिछड़ गई हैं आर्थिक और सामाजिक रूप से, उनमें जो गैप हो गया है आर्थिक और सामाजिक रूप से, उसको भरने की कोशिश की जाएगी इसके द्वारा, ठीक है। या जो ऑलरेडी हमारी जो सोसाइटी है कृत्रिम रूप से विभाजित है, उसको जो है और विभाजित करने का एक प्रोपेगेंडा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। देखिए, यह टॉपिक जो है 67वीं बीपीएससी मेंस के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। या इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जो है यहाँ से अराइज हो सकता है, और यदि आप अदर स्टेट पीसीएस और आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। जातिगत जनगणना, पहले हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं कि क्या भारत में कभी जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बारे में। एज यू नो कि 1872 में जो है प्रथम जनगणना हुई इंडिया में, ठीक है। लेकिन जो रेगुलर जनगणना होती रही 10 साल के अंतराल में, हर एक 10 साल के अंतराल में, वह 1881 से लॉर्ड रिपन के टाइम से शुरू हुआ था, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1931 तक जो है हर जनगणना में जाति को भी समाहित किया गया था, अर्थात जातिगत जनगणना भी उसमें शामिल थी। लेकिन 1941 जो द्वितीय विश्व युद्ध का काल था, उसमें जो है जाति आधारित डेटा एकत्र तो किया गया, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं किया गया। और जो तत्कालीन जनगणना आयुक्त थे MWM येट्स, इन्होंने एक नोट में कहा कि केंद्रीय उपक्रम के हिस्से के रूप में इस विशाल और महंगी तालिका के लिए समय बीत चुका है, ठीक है। अर्थात इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। पहले जब जाति रूप से, जातिगत रूप से समाज ज्यादा विभाजित था, उस समय तो थी, लेकिन अभी नहीं है, ऐसा इन्होंने कह के और इसको जो है इसको ड्रॉप कर दिया, इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब भारत आजाद होता है, उसके बाद की स्थिति क्या होती है, ठीक है। स्वतंत्र भारत में जो है 1951 से लेके और 2011 तक की प्रत्येक जनगणना में जो है जाति को नहीं शामिल किया गया, सिवाय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के, ठीक है। इनको शामिल किया गया, लेकिन अन्य जातियों को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया, और ना ही इनसे रिलेटेड कोई डेटा जो है प्रकाशित किया गया, ठीक है। जनगणना के अभाव में आपको हमें पता नहीं चल पाता है कि ओबीसी और ओबीसी के भीतर जो है विभिन्न समूहों और अन्य की आबादी का कोई उचित अनुमान जो है हम नहीं लगा पाते, अर्थात जनगणना के अभाव में हमें पता नहीं चल पाता, ठीक है। आपसे एक प्रश्न है, नीचे कमेंट करके बताओ कि जनगणना जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप नीचे कमेंट करके बताओ। हालांकि जब मंडल आयोग का गठन हुआ था, तो उसने अनुमान लगाया कि ओबीसी की आबादी जो है 52% है, और कुछ अन्य अनुमान जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण डेटा पे आधारित हैं, और इसी को लेके जो है सरकार कोई जाति को टारगेट करके जो है प्लान्स बनाती है, या कोई अन्य जो सामाजिक सेवाएं देना चाहती है, ताकि जो जातिगत रूप से और सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, वह जो है समाज के मुख्य धारा में शामिल हो सकें, ठीक है। और यहीं पे जो है सरकार का कहना है कि हमारे पास जाति का जो जनगणना ही नहीं है, गणना ही नहीं है, उनका डेटा ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस जाति में कितने लोग पिछड़े हुए हैं। इसीलिए बात करी जा रही है आर्थिक जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना के बारे में भी,
ठीक है, अब जातिगत जनगणना को लेके जो है सरकार खिलाफ में क्यों है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ऐसा कह रही है कि जातिगत जनगणना जो है ज्यादा उपयुक्त नहीं है, तो इसमें सरकार का पक्ष देख लेते हैं। इसमें जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करोगे तो इसके पक्ष और विपक्ष को लिखते हुए लास्ट में जो है हमें कंक्लूजन लिखना होता है। तो पक्ष की बात यही हो गई कि सरकार जो है इसके खिलाफ क्यों है और क्यों नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना जो है आर्थिक जनगणना के साथ हो। तो सरकार का कहना है कि यह जो है एक तरीके का अनुपयोगी डाटा है, क्योंकि सरकार का यह तर्क है कि स्वतंत्रता के पूर्व और बाद में जो भी डेटा जो अवेलेबल कराए गए जाति को लेके, उसमें पूर्णता और सटीकता का जो है काफी अभाव था, और इससे जो है बहुत सारे साधन जो जनगणना में यूज होते हैं उसका नुकसान हुआ। ठीक है, साथ साथ सरकार का यह भी कहना है कि 2011 की जो सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना जो SECC हुई थी, इसको शॉर्ट फॉर्म में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस, ठीक है, में शामिल जाति के आंकड़े जो है आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अनुपयोगी हैं। ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुई थी वो जो यूपीए के टाइम कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, इन्होंने जो है 2011 की सामाजिक आर्थिक और जातिगत जो जनगणना कराई उसके आंकड़े जो है तकनीकी खामियों से भरे हुए हैं और टोटल अनुपयोगी हैं, ऐसा कहना है गवर्नमेंट का। और ये बात एक तरीके से सही भी है, क्योंकि देखिए आदर्श नीति उपकरण नहीं है जातिगत जनगणना, क्योंकि बहुत सारे लोग देखो संस्कृताइजेशन हुआ, आज जब समाज का इवोल्यूशन हो रहा था तो बहुत सारी छोटी जातियां जो है अपने आप को जो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई थी अपना टाइटल बदली, सबने सिंह लगाया, कोई और टाइटल लगाया ऊंची जातियों के जो तत्कालीन समाज में विद्यमान थे कृत्रिम रूप से विभाजित समाज में। तो ये जातियां जो है अपना कास्ट छुपाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो इसलिए सरकार का कहना है कि ये आदर्श नीति उपकरण नहीं है। सरकार ने कहा कि जनगणना में जातिवार जनगणना जो है 1951 से नीति के रूप में छोड़ दिया गया था। इसके अलावा केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि जनसंख्या जनगणना जो है आदर्श साधन नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जो है अपनी जाति छिपाने की स्थिति में जनगणना में अपना पंजीकरण ही नहीं कराएंगे और नहीं करा सकते। ठीक है, यह एक ह्यूमन नेचर है। तो सरकार का हमारा दो तर्क हो गया कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। एक तो अनुपयोगी डाटा, बहुत सारे संसाधन लगते हैं जातिगत जनगणना को इकट्ठा करने में, हालांकि आर्थिक जनगणना में ही बहुत सारे लगते हैं, यदि उसमें और आयाम जोड़ा जाए तो बहुत सारे संसाधन का इनपुट होगा, और अंततोगत्वा इसको सिंक्रोनाइज तरीके से बढ़िया से व्यवस्थित ना हो पाया तो जो है ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी के पास और सोसाइटी जो ब्यूरोक्रेटिक है और कार्यपालिका है उसके पास ऑलरेडी इतना कार्य होता है, उस पर और लोड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का अनुपयोगी कार्य सिद्ध होगा। उसके साथ साथ सरकार का कहना है कि ये आदर्श नीति नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जब हम 1951 से छोड़ दिए जातिगत जनगणना तो अभी करने की क्या आवश्यकता थी, जब अभी भी करने की क्या आवश्यकता है, जब हम इतना आगे 21वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं, काफी आर्थिक रूप से विकसित हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं जाति जो है आज एक तरीके से गौण मुद्दा बना हुआ है यदि पॉलिटिकल इश्यू को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सरकार का क्या कहना है या हमारा तर्क क्या हो सकता है। इसमें इन्होंने लिखा, जो मैंने पहले आपके पहले स्लाइड में थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि प्रशासनिक रूप से कठिन है। ठीक है, सरकार का कहना है कि जनगणना 2021 में जो है जाति की जनगणना करने में अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए पूरे 4 साल का समय चाहिए होता है, और यह जो तैयारी जो हुई लगभग 4 साल पहले शुरू हुई थी, और अब जनगणना 2021 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसमें एक और नए आयाम को जोड़ना जो है थोड़ा सा टेढ़ी खीर होगी, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है, मुश्किल काम है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सरकार जो है जातिगत जनगणना के विपक्ष में क्यों है, सरकार क्यों नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। ठीक है, अब नाउ हम जो चर्चा करेंगे, हम देखेंगे कि SECC अर्थात जातिगत सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है उसके पक्ष में जो है क्या तर्क दिया जा रहा है। इसका मैं कलर चेंज कर लूं ताकि थोड़ा सा कंट्रास्ट बन जाए और आपको समझ में आए। माफ कीजिएगा, यहां से चेंज होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां तक हमने देख लिया। अब SECC के पक्ष में जो तर्क है, यहां पे हमने विरोध की बात देखी, अब पक्ष में तर्क देख रहे हैं
कि जब तक हमारे पास जातियों के जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं पर्याप्त डाटा नहीं होगा तो उनसे टारगेटेड जो है सोशल वेलफेयर स्कीम जो है सरकार के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, और योजनाओं के संरक्षण के लिए सांख्यिकीय औचित्य स्थापित करना जो है यह सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस जो उसका डेटा होगा काफी आवश्यक होगा। कहने का मतलब यदि आसान भाषा में इसे एक शब्दों में कहा जाए तो जो हम समाज को टारगेट करके योजनाएं बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए जो है जातिगत जनगणना जो है बहुत आवश्यक है। ठीक है, और यह एक कानूनी अनिवार्यता भी है। अब कानूनी अनिवार्यता क्यों है इसको समझने की आप कोशिश करो। ठीक है, अदालतें जो है देखिए आरक्षण के जो मौजूदा हमारा सिनारियो है स्टेटस है इसमें सरकार ये कह रही है कि भैया तुम डेटा जो है एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल कराओ, तो एक तरीके से ये जो है यह कानूनी एक अनिवार्यता भी हो गई है, क्योंकि अब जो है आरक्षण को लेके जो प्रमोशन होता है आरक्षण बेस्ड प्रमोशन ये सारी चीजें बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है और समाज में एक तरीके का डिवीजन होता है। तो सरकार अदालतों का ये कहना है कि आप लोग जो है जातिगत आधारित जनगणना के डेटा को अवेलेबल करवाइए, क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं होता है तो हम कहां किस कंक्लूजन पे पहुंचे। तो इस लिहाज से यह कानूनी अनिवार्यता भी हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गरीब परिवारों की पहचान करने और गरीबी विरोधी कार्यक्रमों को लागू करने में इससे सरकार जो है काफी इसको मदद मिलेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए, अर्थात आपकी राय में जो है जातिगत जनगणना का क्या उपयोग है और क्या उपयोग नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा कंक्लूजन दिखेंगे जो हमारे मेंस आंसर राइटिंग के लास्ट पॉइंट पे लिखा जाता है और काफी जो है डिसाइसिव पार्ट होता है। क्वेश्चन जो आंसर चेक करने वाले लोग होते हैं उनको पता चलता है कि आपका जो आइडिया है इस सेक्टर को लेके इस टॉपिक को लेके क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बैक हो गया माय डियर फ्रेंड, एक मिनट। ठीक है, ये हो गया आगे का रास्ता। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जातिगत जनगणना जो है काफ़ी आवश्यक है अभी के प्रेजेंट के सिनारियो में, जहां सब लोग, चाइना हमारे बगल में विकसित हो गया, विकसित होने के कगार पे पहुंच गया, इतनी जो डिवाइड सोसाइटी नहीं है चाइना की। तो यदि हमारे पास अगर सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना जो है अवेलेबल होगा तो हम सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को भी जो है प्राप्त करने में इससे मदद मिलेगी, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उससे रिलेटेड हम उसको टारगेट करके उसको स्टडी करके हम पिछड़े हुए जातियों के लिए प्लान बनाएंगे और ये लोग मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपका राय ये हो सकता है कि देखिए जनगणना से स्वतंत्र जनसंख्या में मौजूद सभी संप्रदायों और उपजातियों को स्थापित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर जो है एक प्रारंभिक सामाजिक और मानव शास्त्रीय अध्ययन भी किया जा सकता है। ठीक है, कि जो जातियां पिछड़ी हुई हैं वह क्यों पिछड़ी हुई हैं। इसका कहने का मतलब सामाजिक मानवीय शास्त्रीय अध्ययन यदि जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे शुरू किया जाए तो हमें सोसाइटी को अध्ययन करने का एक बहुत सुनहरा मौका मिल जाएगा। आसानी से हम सोसाइटी का अध्ययन कर सकते हैं कि जो लोग पिछड़े हुए हैं वे क्यों पिछड़े हुए हैं, जो आगे गए उसके पीछे क्या फैक्टर है, जो पिछड़ गए उनके पीछे क्या फैक्टर है, ताकि हम आने वाले भविष्य में इन सारी चीज़ों से जो है हम बच सकें। ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एक ये चीज है कि कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल यूज भी हो सकता है। इसके राजनीतिक जो हमारा राजनीति का एक जो मेन स्ट्रेटजी होता है डिवाइड एंड रूल का, लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो है सोसाइटी को बांट के अपने पक्ष में वोट गिराते हैं, तो इससे एक इसका मिसयूज हो सकता है। और जो हमारे संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका जो है जाति विहीन समाज का जो है सपना है या लक्ष्य है उससे हम दूर हो सकते हैं, क्योंकि जाति जनगणना ही जिसमें जाति जुड़ी हुई है वह जाति विहीन समाज के लक्ष्यों को अच्छी तरीके से नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि यह समाज में असमानताओं को दूर करने के साधन के रूप में, लेकिन ये नहीं बैठ सकती, ये तो सही है, लेकिन यह समाज में असमानताओं को दूर करने के साधन के रूप में यूज हो सकती है।
ठीक है, कभी भी हम अपना कंक्लूजन करें, हम अपना फाइनल कंक्लूजन दें तो उसमें हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देना चाहिए, ताकि जो है उससे एग्जामिनर पे जो है एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। कभी नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ हमारा कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हालांकि जातिगत जनगणना जो है जाति विहीन समाज का जो लक्ष्य है, हमारे जो नीति नियंता थे, हमारे जो राजनीतिक पूर्वज थे, उनके लक्ष्यों पर सटीक नहीं बैठती, लेकिन यह समाज में असमानताओं को दूर करने के साधन के रूप में यूज हो सकती है। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगा होगा। और हमारे आरंभ द बिगनिंग सीरीज जो कि हमने 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर टारगेट किया था, यदि आप उससे फॉलो करना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया, उसको फॉलो करके जुड़ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।